लास्ट क्लास में वर्क पावर एनर्जी खत्म करे थे। हाँ सर। हाँ सर। चलो अभी स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है ना, देखो क्या होता है। मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन अ सर्कल और circular arc is called circular motion. बॉडी जो है वो कहाँ मूव करेगा, किसी सर्कल पे या किसी आर्क पे, सर्कुलर आर्क पे मोशन होगा। वैसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसके पहले जो भी हम मोशन पढ़े हैं उसमें हमने ट्रांसलेशन पढ़ा। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, ट्रांसलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स यूज करे थे, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, राइट। इन सबको यूज करके हमने क्या करा था, ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ा था। ठीक है ना, ये सारे पैरामीटर्स है जिनके हेल्प से हमने क्या करा, ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा। अभी हमें क्या पढ़ना है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन अगर रीड करना है, अगेन तुम्हारे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके हेल्प से क्या करोगे, तुम सर्कुलर मोशन पढ़ोगे। आ रही बात समझ में। अब सर्कुलर मोशन में होगा क्या, किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, सर्कल पे रोटेट कर रहा होगा, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा होगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, जिसमें पहला पैरामीटर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, इसलिए हम क्या बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। जैसे मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ये तुम्हारा फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट एक पार्टिकल मूव कर रहा है, कहाँ पे, इस सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, तो अगर जो भी हम डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करेंगे, इस बार इस फिक्स पॉइंट से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे, फिक्स पॉइंट से मेजर करेंगे। मान लो अभी के लिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट पी जो इस सर्कल पे मूव कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अभी पोजीशन वेक्टर बना रहा है R1। ठीक है, फिक्स पॉइंट के अबाउट ये जो पॉइंट पी सर्कल पे मूव कर रहा है, अभी उसका पोजीशन वेक्टर कितना है, R1 है। कुछ देर बाद हमने देखा ये पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। कोई कुछ बोल रहा, ठीक है। कुछ देर बाद हमने कहा देखा ये जो पॉइंट पी यहाँ था, अब कहाँ चला गया, मूव करके यहाँ चला गया, क्योंकि इस सर्कल पे घूम रहा है। अभी इसका जो पोजीशन वेक्टर है, दिस विल बी R2। अभी इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। अब ये दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में देखोगे तो एक एंगल बन रहा होगा। दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, एंड दिस एंगल इज थीटा। ये जो एंगल थीटा है, इसको यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। लिख लो, एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई, एंगल सबटेंडेड बाई पोजीशन वेक्टर्स, एंगल सबटेंडेड बाई पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर्स म्यूट कर लो, जब बोलना होगा तो अनम्यूट कर लेना, नहीं तो नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड से। एंगल सबटेंडेड बाई पोजीशन वेक्टर्स of a moving particle, of a moving particle, of a moving particle, moving particle along a circular path, along a circular path with respect to, along circular path with respect to some fixed point, along circular path with respect to some fixed point,
with respect to some fixed point is known as angular displacement, is known as angular displacement. हो गया? R1 और R2 पोजीशन वेक्टर जो आप बोल रहे हैं, तो सर ये जो रेडियस है ना, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों वेक्टर सेम नहीं होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जी सर। सर्कुलर पाथ पे जब मूव करेगा तो रेडियस कांस्टेंट होता है, तो रेडियस कांस्टेंट होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा दैट विल बी सेम, बट डायरेक्शन अलग अलग होगा। क्योंकि अभी आप इस वेक्टर को देखो, ओपी वेक्टर इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मैंने ऐसे ड्रॉ करा है कि ओपी वेक्टर किधर हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे हो, और जो ओपी डैश वेक्टर, मैं इसको ओपी डैश बोल रहा हूँ, ओपी डैश किधर है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया वेक्टर का। तो R1 R2 का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शन, इसलिए वो अलग अलग वेक्टर है, ना कि सेम वेक्टर है। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो R1 R2 पोजीशन वेक्टर है, R1 पोजीशन वेक्टर है P का विद रिस्पेक्ट टू, जो कि फिक्स पॉइंट है। अगेन ये जो R2 वेक्टर है, ये पॉइंट P डैश का, पहले पॉइंट को, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है ये P पे था, अभी P डैश पे पहुंच गया, तो पोजीशन वेक्टर चेंज हो गया, और उन दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो थीटा है, एंड दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आ रही है बात समझ में? अब जो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर और वेक्टर? वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, और वेक्टर में भी दिस इज एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर है। मैंने पढ़ाया था वेक्टर के केस में कि वेक्टर हमें दो टाइप के पढ़ने होंगे, एक पोलर वेक्टर और एक एक्सियल वेक्टर। अभी तक जितने वेक्टर्स हमें मिले हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सीलरेशन वेक्टर, फोर्स, ये सारे वेक्टर कैसे थे? पोलर वेक्टर थे, पोलर वेक्टर्स। ठीक है, जिसके हेल्प से हमने ट्रांसलेशन पढ़ा था। अभी हम कहाँ चले हैं? अभी आए हैं सर्कुलर मोशन में, और सर्कुलर मोशन में जो भी वेक्टर्स हम बताएंगे, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारे जो वेक्टर है जिनके हेल्प से हम क्या पढ़ते हैं, रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन बोल पढ़ते हैं, दे आर एक्सियल वेक्टर। उनके पास दो ही डायरेक्शन पॉसिबल होते हैं, या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। सारी बात समझ में? तो इसके नीचे लिखेंगे डेफिनेशन के जस्ट नेक्स्ट वाले लाइन में लिखेंगे, इट इज एन एक्सियल वेक्टर। कैसा वेक्टर है ये? एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, एंड फुल स्टॉप के बाद, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द, and it is perpendicular to the, and it is perpendicular to the, perpendicular to the plane of, it is perpendicular to the plane of motion, it is perpendicular to the plane of motion, it is perpendicular to the plane of motion। अब मोशन किस प्लेन में हो रहा है? इस प्लेन में हो रहा है। मोशन जो हो रहा है वो किस प्लेन में हो रहा है? बोर्ड के प्लेन में हो रहा है। तो जो आपका एक्सियल वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो क्या होगा? इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। अब दो पॉसिबल वेक्टर है, बाहर और अंदर, दोनों में कौन सा होगा? बाहर की तरफ लेंगे या अंदर की तरफ लेंगे, वो कैसे डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं राइट हैंड रूल से, ठीक है, या फिर उसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी आप बोल सकते हो। होता क्या है कि जो भी पार्टिकल का मोशन है, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो हाथ को क्लॉकवाइज कर्ल करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा होता है तो हाथ को कैसे कर्ल करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज में कर्ल करते हैं, राइट हैंड को, ठीक है। जैसे अभी के मोशन में पार्टिकल पी से क्यू जा रहा है, तो ये कैसा मोशन है? क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? पी से पी डैश जा रहा है तो कैसा मोशन? काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब हाथ को ऐसे कर्ल करिएगा तो थंब किधर आएगा? बाहर की तरफ। इस गिवन एग्जांपल के लिए थंब किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। मतलब जो भी आपका एक्सियल वेक्टर है उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, एक्सियल वेक्टर हियर इज इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर एक्सियल वेक्टर इज इन द प्लेन, या ऐसे डिफाइन कर सकते हो एक्सियल वेक्टर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मैं हूं, एक्सियल वेक्टर किधर की तरफ है? मेरी तरफ है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ है वो आउटवर्ड टू द बोर्ड ऑफ, आउटवर्ड टू द प्लेन है, और या फिर आप इसको काउंटर क्लॉकवाइज बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात?
किसी को कोई कंफ्यूजन? पहले लिख लो, ब्रैकेट में लिखना, एंड इट इज, उसी लाइन को कंटिन्यू करना, एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, एंड इट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। दो ही तरीके का मोशन यहाँ पे पॉसिबल है, दो ही तरीके का डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो इस डायरेक्शन में, दिस इज योर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे, ये पार्टिकल है इधर मूव कर रहा है। एक दूसरा एग्जांपल है जिसमें पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो जो मोशन है वो कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज, या इसको एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। और अब ये बोर्ड के प्लेन के बाहर का वेक्टर है या इनवर्ट टू द बोर्ड है? बाहर की तरफ, देखोगे बाहर की तरफ। इसको आउटवर्ड बोल सकते हो या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो, आउटवर्ड या टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आउटवर्ड टू द प्लेन। और ये जो वेक्टर है यहाँ के, इसकी अब बात करेंगे तो ये कैसा डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दिस इज योर क्लॉकवाइज। लेकिन क्लॉकवाइज के लिए अगर आप देखोगे तो इट इज इनवर्ट टू द प्लेन, प्लेन से किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आप बोल सकते हो। अब यहाँ पे क्या होता है, साइन कन्वेंशन हमें यूज करना होता है, एक को पॉजिटिव ले सकते हो, दूसरे को नेगेटिव ले सकते हो। तो साइन कन्वेंशन क्या है कि जो भी वेक्टर, जो भी एक्सियल वेक्टर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो वो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा, या बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा, या जो भी प्लेन है उसके बाहर आएगा। तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, इट इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब जो भी एक्सियल वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन या टॉर्क के बारे में जब पढ़ेंगे, तो अगर वो टॉर्क आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है, आपने हाथ कल किया, टॉर्क आपकी तरफ आ रहा है, तो उसको क्या लोगे आप, पॉजिटिव कंसीडर करोगे, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो दूसरे वाले को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, दूसरे वाले को लेना पड़ेगा नेगेटिव। तो इट इज टेकन एज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, डायरेक्शन याद रखेंगे। हो गया? यस सर। हाँ सर। अब बात करते हैं इसका यूनिट का। यूनिट क्या हो सकता है इसका, SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या एक्चुअली, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एंगल के बराबर होगा, और डायरेक्शन इधर से निकालेंगे, तो जो एंगल का यूनिट होगा वही यूनिट किसका होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो है, अगर आप बात करोगे SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, और एक कॉमनली यूज्ड यूनिट भी होता है जो कि मोस्ट कॉमन हम यूज करते हैं, क्या होता है, डिग्री, लेकिन वो कॉमनली यूज है, उसको हम नहीं यूज करेंगे SI यूनिट के तरफ। तो रेडियन अगर डिग्री में दिया हुआ तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, कन्वर्जन आपको आता है, बताया है मैंने, ठीक है। एक इसका और, इसको हम एक और कॉमनली यूज्ड यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, RPS या फिर RPM। आ रही बात समझ में? तो सम अदर यूनिट्स में लिख लेंगे, सम अदर कॉमनली यूज्ड यूनिट क्या क्या आएगा, डिग्री और RPM, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट, या फिर तो वो एंगुलर वेलोसिटी का नहीं हो जाएगा, कौन सा, आरपीएम? RPM नहीं, एंगुलर वेलोसिटी का नहीं होगा वो, क्योंकि पर मिनट है ना नीचे,
बाय में तो सर नीचे तो मिनट सॉरी आ सॉरी जाएगा। ये हाँ एक मिनट इसको तो ओमेगा का हो जाएगा। नंबर ऑफ, हाँ एक मिनट इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, पर हाँ मिनट मत सर। करिए, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, बस इतना में काम चल जाएगा। तीसरा इसका नहीं होगा, हाँ वो गलती से मैंने उसका पढ़ा दिया, ये डिग्री, और दूसरा क्या हो सकता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन में आप मेजर कर सकते हो। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिया होगा तो आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो या फिर रेडियन में कन्वर्ट कर लो, सेम चीज है। तो अगर डिग्री दिया हुआ तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। या फिर अगर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दे दिया है, मान लो दे दिया कि एक पार्टिकल है 10 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो फिर पूछ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो क्या करेंगे, 2 पाई से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस केस में आपको कन्वर्जन करना है तो कन्वर्जन क्या यूज करेंगे, 180 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है, पाई, ये कन्वर्जन यूज होता है। इसके लिए क्या कन्वर्जन यूज करेंगे, फॉर n रिवोल्यूशन, इसको नीचे लिख दे रहा हूं, फॉर n रिवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई n। अगर n रिवोल्यूशन हो रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा, 2 पाई n के बराबर हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट लेसन क्या होता है कि क्या हम लीनियर और एंगुलर जो मोशन है उसको कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर आपको लीनियर दिया हुआ है तो क्या उसको हम एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एंगुलर दिया तो क्या उसको लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जनरली स्मॉल, ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर बहुत ही स्मॉल होगा उस केस में हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखो कि ये फिक्स पॉइंट है, उसके रेस्पेक्ट में एक पार्टिकल पहले यहाँ पे था पी पे, कुछ देर बाद कहाँ चला गया, पी डैश पे चला गया। दिस रेडियस, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा इस पाथ पे, दिस विल बी योर एंगल थीटा, ये आपका लेंथ एल हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस आर, इस थीटा और इस एल लेंथ में हम रिलेशन निकाल सकते हैं। पी और पी डैश, पी और पी डैश के बीच में जो गैप होगा, अगर ये दोनों बहुत ही एल आसपास है सुमन आर थीटा सर। अप्रोक्सीमेटली ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर ऐसे कंपेयर करो तो उस केस में हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हैं। लीनियरली पार्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ, इट विल बी एल। और एल जो होता है सर्कल के फॉर्मूला से एल जो है ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ किसके बराबर होता है, रेडियस इंटू थीटा के बराबर। तो एल विल बी आर इंटू थीटा, जिसमें एल क्या है आपका, एल इज योर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर ऐसे भी तो कर सकते, वो तो सर ऐसे आता है ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर और एल इज हाँ इक्वल टू वही आर बाई। सेम डेफिनेशन, थीटा के डेफिनेशन से आप पुट कर लो, या फिर सरकमफेरेंस के डेफिनेशन से, या आर्क लेंथ के डेफिनेशन से, सारे सारे सब में रखोगे इसी तरीके से आएगा। एल इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, जहाँ एल क्या है आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है रेडियस, ठीक है, जिस पाथ पे घूम रहा है, जिस पाथ पे चल रहा है उसका रेडियस। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रही है बात। तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, आप रिलेशन निकाल सकते हो। हटा दे इसको। हाँ सर। अब हम बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब एंगुलर वेलोसिटी है क्या, लिखिएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, rate of change of angular displacement, rate of change of angular displacement sorry, is known as angular velocity, is known as angular velocity. Next line में, it is also an axial vector, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो भी आपका क्या है, एक्सियल वेक्टर है। और अगर ये एक्सियल वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन है वो कैसे निकालेंगे, सेम एक्सिस के बराबर। इट्स डायरेक्शन is same as that of angular displacement. अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पता कर लिया तो वही डायरेक्शन किसका होगा, एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा। ठीक है। तो वही सारी चीज, अब फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ कि कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, सारी चीजें जो उधर फॉलो करा है वो इधर भी होगा। अब बात करते हैं यूनिट का। यूनिट जो होगा एसआई यूनिट ऑफ, रेडियन पर सेकंड, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगा, एसआई यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकंड। ठीक है। कॉमनली यूज्ड यूनिट में यहाँ जो बताना था, जो मैंने वहां पे बताया था, कॉमनली यूज्ड यूनिट में आपका क्या होगा, आरपीएम बाय आरपीएस। यूनिट्स होगा आपका पहला आरपीएम, और आरपीएम को क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब इसको कन्वर्ट करना है अगर रेडियन पर सेकंड में, तो कैसे करेंगे, अगर आपको दिया हुआ है रेवोल्यूशन पर मिनट, 60 डिवाइड करके, इफ ओमेगा इज इक्वल टू एन आरपीएम, अगर आपको ओमेगा दे दिया कितना, एन आरपीएम, तो इसको क्या क्या लिख सकते हो, 2 पाई एन बाई पाई एन बाई 30 करेंगे, पाई एन बाई से, हाँ ठीक है। एक्चुअली इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो रोटेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पाई एन में मल्टीप्लाई कर, 2 पाई मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन में कन्वर्ट होगा, तो 2 पाई एन। अभी भी ये कन्वर्ट हुआ रेडियन पर मिनट में, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 60 से, या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इट विल बी पाई एन डिवाइडेड बाई पाई एन बाय 30। अब क्या लिख सकते हैं इसको, रेडियन पर सेकंड लिख सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी रिवोल्यूशन आरपीएम दिया हुआ, रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, तो पाई एन बाई 30 करेंगे, जहां एन की वैल्यू पुट कर देंगे, जो भी दिया हुआ, जैसे 10 दिया हुआ है, 20 दिया है, 30 दिया हुआ है, पुट करके उसको रेडियन पर सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। इसी में मैं नंबर 2 बता दूंगा, अगर रेडियन पर सेकंड दिया हुआ, आरपीएस दे दिया, तो अगर आरपीएस दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसको स्मॉल एन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आरपीएस दे दिया, ओमेगा इज इक्वल टू एन आरपीएस, तो क्या करते हैं, इसमें बस आपको इधर 2 पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, 2 पाई से आप मल्टीप्लाई करोगे, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू रेडियन पर सेकंड। ठीक है, यस सर। क्योंकि ये सेकंड तो इधर है ही, तो जो नीचे डिवीजन कर रहे थे 60 से, वो करने की जरूरत नहीं है, सीधे 2 पाई से मल्टीप्लाई करते वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड में। हो गया। Next we'll discuss about types of angular velocity. Types of
नंबर 1 एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा एवीजी लिख सकते हो। ओमेगा एवीजी क्या होगा? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। टाइम। ओमेगा एवरेज क्या होगा? जो भी टोटल आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपने मोशन किया, सर्कुलर पाथ किया, सर्कुलर आपके पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो कौन सा डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम उस मोशन में। जैसे आप मान लो यहाँ से चल के यहाँ पे गए, ये आपका किसी फिक्स पॉइंट पे थीटा बना रहा होगा, तो अगर आपको ये थीटा पता चल गया और साथ ही साथ कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में वो पता चल गया, तो आप क्या निकालोगे? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे? जब हम ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है। सिमिलरली वही चीज इधर भी है, तो लिखेंगे टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, पहले यहाँ लीनियर होता था टोटल टाइम, तो यहाँ पे क्या होता था? वेलोसिटी होता था। आप कभी कभी आपसे क्या पूछेगा? इंस्टेंटेनियस, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछता है, तो उसमें वो जो वेलोसिटी है उसमें क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जो भी आपका वेलोसिटी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है। या एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो गैप है, जो टाइम गैप था, उसको क्या कर देते हैं? हम छोटा कर देते हैं। जो भी टाइम गैप, जो डेल्टा टी का टाइम गैप था, वो कितना कर देते हैं? छोटा कर देंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओमेगा एवरेज। पहले ये ओमेगा एवरेज विल बी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ओमेगा एवरेज कैसे निकलेगा? डेल्टा थीटा बाई इससे। अब यहां से चलेंगे हम किसके पास? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के पास। ये हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट। किसी गिवन इंस्टेंट पे जो एंगुलर वेलोसिटी है, दैट इज व्हाट? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा जो होगा, इसको बस ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा विल बी, जैसे ही आपने टाइम को बहुत छोटा कर दिया, डेल्टा टी जो गैप है इसको बहुत छोटा कर दिया, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डी थीटा बाई डी टी में। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी एट ए गिवन इंस्टेंट का क्या मतलब होता है? जो टाइम इंटरवल है बहुत ही छोटा हो गया, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, तो ये जो चेंज है आपका, ये किसमें चेंज हो जाता है? डी ओमेगा बाई डी टी में। डी थीटा बाई डी टी। तो ऐसे केसेस में अगर एंगुलर वेलोसिटी आपसे पूछना होगा तो वो क्या देगा? थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा, और वहां से फिर कैलकुलेट करवा लेगा आपको कि बताओ कितना इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, या फिर वहां से एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो अगर जस्ट आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या पूछेगा? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? अगर सवाल में नहीं बताया कि इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है, तो अगर पूछे एंगुलर वेलोसिटी, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने का क्या मतलब होता है? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस या एवरेज? बाकी लोग सवाल में बस पूछ दिया फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गिवन मोशन, तो क्या कैलकुलेट करेंगे? एवरेज या इंस्टेंटेनियस? एवरेज। 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 नहीं, जब भी आपसे जैसे पहले भी ये मैंने बताया था कि अगर बस वेलोसिटी पूछ रहा है या बस स्पीड पूछ रहा है, तो सिंपली स्पीड या सिंपली वेलोसिटी का मतलब होता है वो आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पे सवाल में
बस आपसे पूछेगी फाइंड इंस्टेंटेनियस, सॉरी इंस्टेंटेनियस नहीं पूछे, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी पूछे। तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हो रहा है वो आपसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछता है, ठीक है। तो अगर बस इंस्टेंटेनियस में लिखा हुआ है तो सिंपली उसका क्या मतलब समझेंगे, लिख लो, नोट में लिख लो। इट इज सिंपली कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इट इज सिंपली कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इट इज सिंपली कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जस्ट एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है, यानी वो आपसे क्या पूछेगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा। हो गया? यस हाँ सर। लिखेंगे एक प्रॉब्लम। फाइंड instantaneous angular velocity if angular displacement is varying as theta is equal to t plus 1/2 5t square at t goes to 2 seconds. कितना 11 सर ज्यादा 11। इसमें कुछ करना है ना, सबसे होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ करना है नहीं। क्या करना है, खाली डिफरेंशिएट करके t इक्वल्स टू 2 सेकंड पुट कर देना। तो आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, d थीटा बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस 1 + 5t 1/2 इंटू 5 इंटू 2t, ये कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 5t + 1। अब आपको ओमेगा कब चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो 5 इंटू 2 + 1 कितना आएगा, 11 रेडियन पर सेकंड। हो गया? हाँ नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट हेडिंग है रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में अगर रिलेशन बताना है तो हम जानते हैं वी आर। बोलो। तो ऐसे समझा जाए वो सर, जो सर्कल में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो सर वो एक बार रिवॉल्यूशन करने के बाद उसका तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए ना, तो जो वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, तो ऐसे सर एन का क्या मतलब है यहाँ से, एन तो सर जो होल नंबर हो तो उसमें तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। फिर से बोलो, फिर से क्या बोल रहे हो? सर कोई पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें सर एक बार 2 बार रिवॉल्यूशन के बाद उसका तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो 0 होना चाहिए था। तो इसमें सर एन का मतलब क्या है, एन का मतलब होल नंबर हो जाए तो उसमें तो सर कोई 1 2 3 तो उसमें सर 0 होना चाहिए। 1 2 3 0 क्या होना चाहिए, एक यहाँ से स्टार्ट करा यहीं पे खत्म करा तो n इज इक्वल टू 1 होगा।
फिर दोबारा आया, फिर यहाँ पे एक रिवोल्यूशन अगर खत्म हाँ कर तो सर n वही इक्वल्स सर टू बोल 2 रहा होगा। हूँ। हाँ सर वही बोल रहा हूँ सर, उसमें सर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो 0 होना चाहिए सर। वो कौन सा फर्स्ट जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, कौन सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 होना डिस्प्लेसमेंट, चाहिए? हाउ एंगुलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन डिस्प्लेसमेंट बी 0? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द एंगल मेड ऑन दिस पॉइंट। तो अगर यहाँ से चलना शुरू करोगे, मान लो यहाँ पे तुम पहले थे, यहाँ से चल के फिर वापस यहाँ पे आ गए, तो एंगल कितना 2 बनेगा? pi 2 pi 2 pi फिर दोबारा यहाँ से चल करके यहाँ आ गए तो एंगल कितना बनेगा? 4 पाई। 4 पाई। फिर दोबारा यहाँ से चलना शुरू करें, फिर यहाँ पे पहुंच गए तो एंगल कितना बना? 6 पाई। 6 यहाँ pi डिस्प्लेसमेंट बट 0 सर हुआ। फाइनल पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करा जाए तो सर उसमें एंगल तो कितना होगा सर उसमें फाइनल वेक्टर अगर ड्रॉ करोगे, तुमको पता है ना कि मोशन ऐसे हो रहा है, पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आ रहा है, तो फाइनल वेक्टर जब ड्रॉ करोगे तो ये एंगल कंसीडर करना है कि इस एंगल में पहले पोजीशन वेक्टर ये था, ये पूरा घूम करके ऐसे फिर आया, तो ये कितना हुआ? 2 पाई। ठीक है, ठीक है सर। अगर एंगल ये मान ले रहे हो कि तो ये पोजीशन वेक्टर और ये पोजीशन के वेक्टर के बीच में एंगल सर 0 है, तो इनसे 0 टिक कर देंगे? नहीं, पार्टिकल मूव करके आया हुआ है, तो तब तुमसे पूछना ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर बोल रहा है कि पार्टिकल यहाँ से चल करके यहाँ वही आया, सर एक मैं बोल रहा रिवोल्यूशन हूँ सर, कंप्लीट किया, वो सर एक रिवोल्यूशन के बाद सर बोल दिया, बट सर उसमें तो थीटा 0 ही दिख रहा है, आप अपरेंट से तो 0 ही दिख रहा है अरे ना। तो नहीं बोल दिया एक रिवोल्यूशन हो गया, अब तुमसे बोला है ना कि एक रिवोल्यूशन हो गया, तो एक रिवोल्यूशन हुआ होगा तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से चल करके यहाँ आया, तो कितना एंगल बना उस पोजीशन के वेक्टर के बीच में? ओके सर वो पता है सर, वो मैं बोल रहा हूँ सर उसमें सर अपरेंट से तो सर लग रहा है जो उसमें तो 0 होना चाहिए। अरे भैया 360 इज इक्वल टू व्हाट? 360 को 0 लिख सकते हो, लेकिन ये एंगल वाइज अगर देखोगे तो बराबर, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट वाइज पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, मोशन हो रहा है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो तुम क्या कर रहे हो कि एंगल जो बनेगा यहाँ पे, यहाँ से चल के यहाँ पे, वो कितने एंगल का बन रहा है वो, फिर पोजीशन वेक्टर यहाँ से स्टार्ट करके दूसरी बार अगर मोशन कर रहा है तो फिर 360 प्लस 360 वैसे लिखेंगे, ना कि सर एक बार रिवोल्यूशन हो गया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बनना है तो डिस्प्लेसमेंट 0, फिर 0 डिग्री बनना है, फिर 0, फिर 0, ऐसे करते करते तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है। फिर इंफॉर्मेशन की जरूरत क्या है? जब डिस्प्लेसमेंट बताना ही नहीं है, 0 है, तो फिर तुमसे क्यों पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? पता है डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर तुमको लग रहा है डिस्प्लेसमेंट 0 तो पूछना ही क्यों है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? या फिर जो मैंने ये टर्म बताया तुमको 2 पाई n करने वाला, इस 2 पाई n की क्या जरूरत है? मैं सीधे बोल देता कि अगर एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, दूसरा रिवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, तो आंसर 0 होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बताया है कि अगर n रिवोल्यूशन है तो 2 पाई n करेंगे, अगर 5 रिवोल्यूशन है तो 5 पुट कर दो, 6 रिवोल्यूशन है तो 6 पुट कर दो। अगर वैसा होता तो मैं एक्सप्लेन कर देता पहले, इफ देयर आर कंप्लीट रिवोल्यूशन इन द गिवन क्वेश्चन, आंसर विल बी ऑलवेज 0। ऐसा मैंने कुछ बताया? नहीं नहीं हाँ, तो अभी क्या बोल रहे थे? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमें क्या पता है? L इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dl बाई dt, इधर क्या होगा? रेडियस कांस्टेंट, d थीटा बाई dt, ये किस में चेंज हो जाएगा? ये लेंथ का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट, लीनियर ये वेलोसिटी। तुम्हें वेलोसिटी देगा। हाँ, लीनियर वेलोसिटी, इधर r, और ये चेंज हो गया ओमेगा में, यानी v किसके बराबर होगा? v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर, जहाँ v लीनियर वेलोसिटी है। और जब किसी भी आर्क पे मोशन हो रहा होगा, सर्कुलर आर्क पे मोशन होगा, या फिर पूरे कंप्लीट सर्कल पे, या किसी भी कर्व पाथ पे मोशन होगा, तो दिस v इज टेकन एज टेंजेंशियल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी है ये जो v आप ले रहे हो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ लिख लेंगे लीनियर वेलोसिटी, नोट में लिख लेंगे, नोट में लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंशियल टू linear velocity is tangential to the path, tangential to the path। तो ये रिलेशन किसके लिए हमेशा यूज करेंगे? हमेशा टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो वेलोसिटी यहाँ से आएगी दैट विल ऑलवेज गिव व्हाट, ऑलवेज गिव लीनियर वेलोसिटी दैट इज टेंजेंशियल टू द पाथ, या इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं।
कभी भी रेडियल वेलोसिटी के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियल वेलोसिटी, फिर ये नहीं यूज कर सकते हो। क्या यूज करेंगे? लीनियर वेलोसिटी के लिए। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। अब कोई भी मोशन हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन हो रहा है, रेडियस अगर कांस्टेंट है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन हो रहा है और उसका रेडियस कांस्टेंट है, वहां पे बस एक ही वेलोसिटी आपको दिखेगी। कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी, दैट विल बी Linear टेंजेंशियल टू द सरफेस या टेंजेंशियल टू द पाथ। लेकिन अगर सरफेस जिस पाथ पे मोशन हो रहा है, जो भी पाथ पे मोशन हो रहा है, अगर उसका रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, जैसे स्पाइरल पाथ आप देख लो, मान लो ये जो पाथ है, टाइम के साथ इसका रेडियस जो है डिक्रीज हो रहा है, या फिर उल्टा मोशन कराओगे तो टाइम के साथ क्या होगा? रेडियस इंक्रीज कर रहा होगा। तो ऐसा मोशन जब भी होगा, तो ऐसे मोशन में आपके पास एक और वेलोसिटी होंगी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज व्हाट? रेडियल वेलोसिटी। जिसके चलते, उस रेडियल वेलोसिटी के चलते क्या होगा? पाथ या तो डिक्रीज करेगा, मतलब जो आपका रेडियस है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, या फिर कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा होगा। समझ में आ रही है बात? तो लिख सकते हैं ड्यूरिंग मोशन ऑन ए कर्व पाथ, ड्यूरिंग मोशन ऑन ए कर्व पाथ, नोट में ये भी नोट में ही लिखेंगे, ड्यूरिंग मोशन ऑन ए कर्व पाथ, we have two components of velocity. Number one, radial velocity. Increases or decreases radius of the path. इसका काम क्या होगा? पाथ का जो रेडियस है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। दूसरा क्या? टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या करता है? बोलो, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या करेगा? ये टेंजेंट के अलोंग है, और टेंजेंट के अलोंग जो भी वेलोसिटी होती है वो रिवोल्यूशन में हेल्प करती है, रोटेशन में हेल्प करेगा। ठीक है ना? तो इसमें लिख लेंगे it makes particle it टेंजेंशियल वेलोसिटी में लिख देंगे it makes particle to rotate around a given fixed point. It makes particle to rotate around a given fixed point. सर और एक बार बताएंगे? कौन सा? यही वाला डेफिनेशन इसका। इट हाँ मेक्स सर, हाँ पार्टिकल, हाँ, इट मेक्स पार्टिकल टू रिवॉल्व अराउंड, इट मेक्स पार्टिकल टू रिवॉल्व अराउंड अ गिवन फिक्स पॉइंट। इसका काम क्या होगा? ये पार्टिकल को रिवॉल्व कराएगा इसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। हाँ सर। ठीक है? अगर सवाल में आपसे रेडियल वेलोसिटी निकालने को पूछ रहा है तो एक चीज देगा आपको कि रेडियस टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है ना? ये जो सवाल है, अगर आपसे पूछ दिया कि एक पार्टिकल है जो कर्व सरफेस पे मूव कर रहा है, बताओ कि उसका रेडियल वेलोसिटी कितना होगा, तो उस सवाल में आपसे रेडियस देगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दे करके रखेगा? रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि रेडियस जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है? तो क्या देगा? रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अगर आपको एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, अगर आप इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, वहां से जो रिलेशन आएगा आपको, दैट रिलेशन विल गिव व्हाट? रेडियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? रेडियल वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए कर्व पाथ,
उस रेडियस इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज गिवन, जैसे दे दिया r इक्वल्स टू 5t+2, ये आपका रेडियस है, इस इंस्टेंट पे आपको रेडियस चाहिए तो इस रिलेशन से मिलेगा। तो बताओ रेडियल वेलोसिटी कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा, r इक्वल्स टू वी आर इक्वल्स टू 5, ठीक है। और वो जो 5 होगा दैट विल बी व्हाट वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी जब निकालना होगा तो आपको क्या पता करना होगा, ओमेगा पता करना होगा। किसी इंस्टेंट पे आप ओमेगा पता कर लो और उस इंस्टेंट पे रेडियस कितना है वो पता करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगा। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट नोट में एक दूसरा चीज लिखेंगे, वेक्टर रिलेशन बिटवीन, नोट में ही लिखेंगे वेक्टोरियल रिलेशन बिटवीन, सॉरी वेक्टोरियल रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अभी जो हमने देखा बस मैग्नीट्यूड वाइज देखा कि मैग्नीट्यूड कैसे रिलेट कर सकते हैं। अभी हमें क्या देखना है, हमें देखना है वेक्टोरियल रिलेशन किसके किसके बीच का, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज समझेंगे, ये मान लो आपका लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दिख रहा है, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी इस बोर्ड के प्लेन में है जो कि इधर की तरफ देख रहा है, अभी लिखना नहीं है, समझना है। अगर ये इधर की तरफ देख रहा है यानी मोशन जो हो रहा होगा किस प्लेन में होगा, इस बोर्ड के प्लेन में होगा। मोशन जो भी आपका होगा वो किस प्लेन में होगा, इस बोर्ड के प्लेन में होगा। आ रही बात समझ में। और जब हमने इसके जस्ट पहले ही देखा था कि अगर मोशन इस प्लेन में होगा तो जो भी एंगुलर वाला कंपोनेंट होगा, एंगुलर वाला पैरामीटर होगा, वो किधर होगा, बोर्ड के प्लेन के बाहर होगा। पढ़ा था ना कि जो भी हमारा एक्सियल वेक्टर्स होते हैं जिस प्लेन में मोशन हो रहा होता है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो भी आपका एंगुलर वेलोसिटी होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, वो बोर्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब बोर्ड के परपेंडिकुलर है तो अगेन इसके दो डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो ये या तो अंदर की तरफ। तो जब अभी हमने जस्ट लेसन देखा कि अगर आप मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हो तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, r is also a vector quantity and omega is also a vector quantity। तीनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब वेक्टर्स। इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है, तीसरा वेक्टर मिल रहा है। इन दो वेक्टर के प्रोडक्ट से आपको क्या मिल रहा है, तीसरा वेक्टर मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच में कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस में अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो r क्रॉस ओमेगा हो सकता है या फिर ओमेगा क्रॉस r, ये दोनों में से कोई एक होगा। अब ये कैसे पता करेंगे, वो पता करने के लिए मान लो आप ये सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो दिस विल बी योर आर वेक्टर, ये आपका आर वेक्टर है। इसी पॉइंट पे अगर आप देखते हो पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है, ओमेगा ऐसे हो रहा है। पहले आप बताओ कि इस ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है। अगर ये इस तरीके से मोशन कर रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दिस विल बी योर टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ में आ रही है बात, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आपका। देखो आपको करना क्या है, आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर अगर ओमेगा के डायरेक्शन में आ जाए, बाहर की तरफ आ जाए, ये सॉरी इधर के डायरेक्शन में आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। अगर ओमेगा क्रॉस आर या ओमेगा क्रॉस ये आर क्रॉस ओमेगा या फिर ओमेगा क्रॉस आर वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ जाए तो आपका काम बन जाएगा। आप बता दो कौन सा सही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें होता क्या है, बहुत ज्यादा गलती होता है सवाल में। अभी रख लोगे कुछ दिन बाद भूल जाओगे, तो जब भी इधर कंफ्यूजन हो कि ओमेगा क्रॉस आर होगा या ये आर क्रॉस ओमेगा होगा, फिर इधर से देख सकते हो आराम से, कोई भी एक सर्कल बना लेना अपने अकॉर्डिंग और वेरीफाई करवा सकते हो। सबसे पहले देखते हैं इधर आर और ओमेगा। आर और ओमेगा कहने क्या मतलब है, आर पे हाथ रखेंगे कर्ल करेंगे ओमेगा की तरफ तो हमें क्या मिलना चाहिए, वेलोसिटी मिलना चाहिए। आर की तरफ हाथ रखेंगे, इसके कहने का मतलब क्या है, आर की तरफ हाथ रखेंगे ओमेगा की तरफ कर्ल करें, मिलना चाहिए, वेलोसिटी मिलना चाहिए, हाँ या ना।
ठीक है। हाँ सर। तो इस गिवन एग्जांपल के अकॉर्डिंग ओमेगा बाहर है, आर इस प्लेन में, समझना आर पे हाथ रखा, ओमेगा पे कर्ल करा, तो वेलोसिटी किधर दिखा रहा है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी दिखा रहा है इधर की तरफ, लेकिन वेलोसिटी है किधर, ऊपर की तरफ है। देखो कैसे कर ऊपर रहे की हैं, तरफ है। आर पे हाथ रखे, आर पे हाथ रखो, कर्ल करेंगे ओमेगा की तरफ, क्योंकि पहला वाला टर्म क्या है, आर क्रॉस ओमेगा है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले होता है उस पे हाथ रखते हैं, दूसरे वेक्टर की तरफ कर्ल करते हैं, तो दूसरा वेक्टर किधर है, बाहर की तरफ, दूसरा वेक्टर बाहर, और वेलोसिटी ये थंब दिखाएगा जो कि नीचे की तरफ दिखा रहा है, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये गलत है। यानी जब भी वेलोसिटी निकालना होगा, वेक्टर आपको रिलेशन चाहिए, तो v विल बी ओमेगा इनटू आर। वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर। अब वेरीफाई कर लो, ओमेगा पे हाथ रखो, ओमेगा किधर है, बाहर की तरफ, ओमेगा किधर है, इधर बाहर की तरफ है, हाथ कर्ल करेंगे आर की तरफ, थंब देखो, ओमेगा हाथ बाहर की तरफ, कर्ल थंब इधर आ रहा है, दिस विल बी योर वेलोसिटी का रिलेशन, जो कि कैसा है, वेक्टोरियल फॉर्म में है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये जो इक्वेशन है ना, तुम ओमेगा आर रट सकते हो, v इक्वल्स टू आर ओमेगा मत रखो, v इक्वल्स टू क्या रटेंगे, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, ताकि वेक्टर फॉर्म में भी जब पूछे तो बीच में एक क्रॉस वेक्टर लगा दे, काम चल जाए। v इज इक्वल टू ओमेगा आर रटेंगे, आर ओमेगा मत रटना। आया समझ में? हाँ सर। हाँ तो सर। यह जिसको कंफ्यूजन है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट थर्ड पैरामीटर, एंड थर्ड पैरामीटर में है, लेकिन थर्ड पैरामीटर समझने से पहले थोड़ा सा एक और चीज इसमें समझ लेंगे, नोट में ही एक और चीज लिखेंगे। When omega is constant, then the given circular motion is known as uniform circular motion. अगर ओमेगा कांस्टेंट है थ्रू आउट द सर्कुलर मोशन, ओमेगा की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, मतलब कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप जाकर के देखो, किसी भी टाइम पे पर आप जाकर के देखो, ओमेगा की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू सेम है, तो वो जो मोशन होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा, ओमेगा टाइम के साथ चेंज हो रहा है, या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, या फिर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, देन दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब भी लीनियर मोशन होता है, तो लीनियर मोशन का नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म किससे चेक करते हैं, लीनियर वेलोसिटी से, ठीक है। और जब सर्कुलर मोशन होगा तो उसका यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे एंगुलर वेलोसिटी से, ना कि ओमेगा इसको से। लीनियर वेलोसिटी से ही चेक कर दो। लीनियर वेलोसिटी से चेक करोगे तो फिर गलत आ जाएगा, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, ओमेगा से चेक करेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। समझ में आ गया? चलो अब आगे लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग विल बी एंगुलर सर वो एक्सेलरेशन। ये वाला पॉइंट और एक बार बता दे। ये वाली पॉइंट, चलो इसका मतलब क्या, ये पार्टिकल है यहाँ पे घूम रहा है, और इसका जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, अगर कांस्टेंट रहा है, मान लो ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। आप किसी भी पॉइंट पे देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह अगर आप देख रहे हो, ओमेगा अगर आपका वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है, इट इज ऑलवेज 10 रेडियन पर सेकेंड, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट, या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में? ठीक है। हाँ सर। और लीनियर के केस में जब हम बात करते थे कि व्हेन अ लीनियर मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी लीनियर मोशन को हम कब यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोलते जब थे, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। व्हेन लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो वो कांसेप्ट इधर नहीं लगाएंगे कि लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इधर कभी भी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। जब भी सर्कुलर मोशन होगा तो लीनियर वेलोसिटी बोल रहा हूँ, लीनियर वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता है, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होगा, क्योंकि अगर इस इंस्टेंट पे देखोगे लीनियर वेलोसिटी इधर देख रहा है,
इस इंस्टेंट पे देखोगे लीनियर वेलोसिटी इधर देख रहा है, तो मे बी डायरेक्ट ये मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। इसलिए जब भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिस्कस करना होगा, किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? ओमेगा के रेस्पेक्ट में देखेंगे। क्लियर है? हो गया, हटा दे इसको। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। इधर अच्छे से समझ लोगे क्योंकि इस सबका बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है रोटेशन में। इधर नहीं समझ में आता है तो फिर बच्चे रोटेशन में पागल हो जाते हैं कि सर बहुत टफ रोटेशन है, बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रहा है। कुछ टफ नहीं है, इधर जो चीजें पढ़ रहे हो उसी को हल्का सा आगे करके पढ़ाते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है तो रोटेशन भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, लिख लो इसमें, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular velocity, rate of change of angular velocity is called angular acceleration, is called angular acceleration. It is an axial वेक्टर। ये भी कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है ये तुम्हारा? ये एक्सियल वेक्टर है। अगेन मतलब ये क्या होगा, बोर्ड के प्लेन के बाहर होना चाहिए। जो भी रोटेशन हो रहा है उसके उस बोर्ड के प्लेन के बाहर। इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे? अगर इसका डायरेक्शन बताना होगा तो डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोल दे या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोल दे। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे डिसाइड करोगे? चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का चेंज ऑफ डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो डायरेक्शन होगा, जैसे हम वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड करते थे, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या, सॉरी, जैसे हम एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिसाइड करते थे, लीनियर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम लेते थे जिधर चेंज इन वेलोसिटी का वेलोसिटी। चेंज होता था, चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता था उधर लीनियर का लेते थे। वैसे ही यहाँ पे क्या लेंगे, जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा वही डायरेक्शन एंगुलर एक्सेलरेशन का होगा। मतलब जब भी डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई से जो भी टर्म आएगा उससे बात करेंगे। तो लिख लो, इट्स डायरेक्शन is taken in the direction of change of angular velocity। और ये जो चीज है ये तुमसे थ्योरी में भी पूछता है, ऑप्शन दे देगा 4, उसमें से चूज करना होगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन का या फिर जस्ट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बताओ। तो हमेशा चेंज के रेस्पेक्ट में देखते हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। डायरेक्शन इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हो गया? यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट की अगर बात करो तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेड पर सेकंड। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इसका डायरेक्शन, ये यूनिट है। अगेन हमारे पास दो तरीके का एंगुलर एक्सेलरेशन हो सकता है, वन एवरेज और दूसरा इंस्टेंटेनियस। तो अगर आपसे एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज इज ऑलवेज टेकन इन लार्ज टाइम इंटरवल। जब लार्ज टाइम इंटरवल होगा उस केस में अगर आपसे एवरेज पूछ रहा है। और दूसरा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा अगर वो पूछेगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। पहला टाइप क्या है, एवरेज।
एवरेज एंगुलर क्या होगा ये, इसको आप अल्फा से शो करते हो, अल्फा एवरेज। एंगुलर एक्सेलेरेशन का जो सिंबल है वो क्या है, अल्फा एवरेज। एवरेज के लिए एवीजी लगा देंगे, तो ये क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। जो चेंज होगा वो कितने देर में हुआ वो नीचे पुट कर देंगे, या फिर अल्फा एवरेज जो होगा इट विल बी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर। सेकंड हाँ क्या होगा सर। आपका, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्या मतलब है, एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सेलेरेशन एट ए गिवन इंस्टेंट। किसी भी गिवन इंस्टेंट पे कितना होगा, तो उसके लिए अगेन आपको पता है क्या छोटा कर, टाइम जो है वो छोटा कर देंगे, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। टाइम इंटरवल को छोटा कर देते हैं, वो एक्सेलेरेशन किस में चेंज हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन में चेंज, ये इंस्टेंटेनियस में चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी जो आपके पास था, डेल्टा टाइम ये बहुत छोटा कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी में। यानी अल्फा अगर आपको निकालना है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। और अगर जस्ट अगेन यहाँ पे जस्ट एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में पूछ दिया कि फाइंड द एंगुलर एक्सेलेरेशन, जस्ट एंगुलर एक्सेलेरेशन का क्या मतलब होगा, अगेन इट विल बी Instantaneous इंस्टेंटेनियस। angular acceleration. कोई दिक्कत, एक सवाल लिख लेंगे फिर खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया। देखिएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, angular velocity of a particle is given by omega equals to, angular velocity of a particle is given by omega equals to 3 by 2t minus 3t square plus 2, omega equals to 3 by 2t minus 3t square plus 2, then find a average angular acceleration between t equals to 0 to t equals to 1 second, b angular या फिर टाइम व्हेन एंगुलर एक्सेलेरेशन बिकम 0। हो गया, ओमेगा दिया हुआ, पहला चीज क्या पता करना है, एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, और नेक्स्ट कैलकुलेट करना टाइम व्हेन एंगुलर एक्सेलेरेशन बिकम 0। एंगुलर एक्सेलेरेशन बिकम 0 मतलब इसी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन 0 होगा, वो टाइम आपको कैलकुलेट करना है।
सर एवरेज एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा -3/2 माइनस -3/2 3/2 रेडियन पर सेकेंड, सेकंड ठीक स्क्वायर, है। और इसका टाइम होगा 1/4 सेकंड। 1/4 सेकेंड। बाकी लोग भी करें। ऊपर वाले में क्या करेंगे, ऊपर वाले में एक बार t 0 पुट कर देंगे और देखेंगे ओमेगा कितना आया, एंड दैट विल बी ओमेगा इनिशियल। फिर t इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, फिर देखेंगे ओमेगा कितना आया, एंड दैट विल बी ओमेगा फाइनल। सो ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है, 1 सेकेंड। इसमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो दिया हुआ है इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेट करेंगे 0 से, तो फिर आपको टाइम मिलेगा वहां पे। समझ में आ रहा है? तो अगर पहला वाला हाँ सर। देखोगे ए, अल्फा एवरेज क्या होता है, अल्फा एवरेज होता है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, या फिर ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। तो ओमेगा एफ कब होगा, जब टी इक्वल्स टू 1 होगा। 1 पुट करेंगे, 1 पुट करने के बाद ये कितना आएगा, 3/2 हाफ आएगा। हाँ माइनस, हाँ 3 + 2 माइनस हाफ या हाफ, हाफ आएगा सर। हाफ आएगा। हाँ तो इट विल बी हाफ, इधर कितना है -2 2 डिवाइडेड बाई 1 - 0, तो यहां से आएगा इट विल बी -3/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सेकंड और स्क्वायर होगा। अगर सॉरी सेकेंड स्क्वायर, अगर बी में आप देखोगे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डी ओमेगा बाई डी टी जो होगा इट विल बी योर अल्फा, कितना होगा 3/2 माइनस 60 0 के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो t विल बी 1/4 सेकेंड। समझ में आ गया? यस सर। किसी कोई दिक्कत है? नहीं सर। नहीं है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। सर हाँ बोलो। सर एक पोजीशन का क्वेश्चन भेजा था, उसमें सर मास नहीं दे रखा है सर, उसमें क्या कह रहे हैं? कौन सा कोलिजन? ग्रुप में भेजे हो? हाँ सर। बाकी लोग लीव कर सकते हैं, जिसको समझना है वो रुक सकता है, क्योंकि टाइम वैसे भी ज्यादा हो गया। कोलिजन का क्वेश्चन कौन सा, एक मिनट देखने दो। हमारा ग्रुप कौन सा है? जे, ये न्यू वाला ना? हाँ हाँ सर, सिटी जेई नहीं। 2 पार्टिकल्स, कहाँ कोलिजन का क्वेश्चन है इसमें? कोलिजन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार इसमें, कहाँ है कोलिजन? कोलिजन का तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है इसमें। यही वाला बोल रहा हूँ ना, 2 पार्टिकल्स ए एंड बी विच आर इनिशियली एट रेस्ट मूव टुवर्ड्स ईच अदर, इसकी बात कर रहे हो? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये कोलिजन का क्वेश्चन नहीं है, सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए एक स्पेशल नोट लिखवाए थे, नोट नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होगा। अगर पार्टिकल, अगर सिस्टम, हाँ बोलो बोलो बोलो। यहाँ तो 0 होगा ना, बिकॉज हाँ, यू 0 तो होगा। 0 में है, तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा और मोमेंटम 0 ही हाँ, होगा। एकदम सही बात है, क्योंकि इसके लिए नोट लिखा था कि अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है और उस पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पे रहता है हमेशा। लिखवाए थे ना नोट में, नोट पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा इनिशियली इफ पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, सिस्टम इज एट रेस्ट, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो क्या होता है, सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में ही रहता है। तो अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट में है, तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या होगा, हमेशा रेस्ट में होगा। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी या स्पीड कितना होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, इसमें मास की जरूरत ही नहीं है। आ रही बात समझ में? कोलिजन का सवाल नहीं है। चलो फिर हो गया, और कुछ? नहीं सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नोट्स अच्छे से पढ़ो, उसमें सब कुछ है, सब कुछ मिल जाएगा तुमको, परेशान होने की जरूरत नहीं है।